जनरल रानी असल में कौन थी और क्या वाकई उनके पास भुट्टो, मुजीब और यहिया खान की कोई खुफिया टेप्स थी? 5 स्टार होटल्स के मखमली बिस्तरों पर लेटने वाली अकलीम अख्तर रानी किस मशहूर सियासतदान के भैंस के तबेले में रात गुजारने पर मजबूर हुई? जनरल रानी को पाकिस्तानी हिस्ट्री की विलन खातून तो बताया ही जाता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जनरल रानी ने अपने इंटरव्यू में खुद पर लगे इल्जामात का कैसे दिफा किया था। क्या आप जानते हैं कि जनरल रानी एमएनए क्यों बनना चाहती थी? और हाँ, जनरल रानी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ नून लीगियों के गलत रवैये को मकाफाती अमल क्यों कहा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान के सियासी हलकों में जनरल रानी कहलाई जाने वाली बेगम अकलीम अख्तर के बारे में 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में, हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हमारी सियासी तारीख में 60 और 70 की दहाई में जनरल रानी का बहुत तस्करा हुआ करता था। उनका असल नाम अकलीम अख्तर था, लेकिन वो सियासी हलकों और अवामुन्नास में जनरल रानी के नाम से ज्यादा मारूफ थी। कम लोग जानते हैं कि अकलीम अख्तर को जनरल रानी का खिताब जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था। नंबर 2, पाकिस्तानी सहाफत के बड़े नाम और खताबत के बेताज बादशाह आगा शोरिश काश्मीरी ने सकूते ढाका के तनाजुर में एक मौके पर कहा था कि पाकिस्तान तोड़ने वाले तो अनगिनत हैं, लेकिन उनमें अंगूर का पानी और जनरल रानी नुमाया हैसियत रखते हैं। नंबर 3, साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब जहाने हैरत में तहरीर करते हैं कि जनरल यहिया 1965 की जंग में छम जोड़ियां सेक्टर में तैनात थे। इस वक्त महाजे जंग पर गोलों की घन गरज से उकताकर थोड़ा वक्त निकाल लेते और अपने उलझे हुए जहन को ताजगी बख्शने के लिए फौजी हेलीकॉप्टर में जनरल रानी से मिलने चले जाया करते थे। नंबर 4, जनरल रानी किस कदर ताकतवर खातून थी, इसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि 60 की दहाई से लेकर 70 के अवाइल तक जनरल रानी को पावर कॉरिडोर्स तक रसाई हासिल थी। मार्च 1969 से दिसंबर 1971 तक वो पाकिस्तान की सियासत की सबसे ताकतवर खातून समझी जाती थी। अगरचे उनके पास कोई भी सियासी ओहदा ना था और ना ही वो जनरल यहिया खान की शरीक हयात थी, लेकिन फिर भी उन्हें इनडायरेक्टली पाकिस्तान की खातून अव्वल समझा जाता था। नंबर 5, राव रशीद की किताब जो मैंने देखा का मुतालिया करें तो मालूम होगा कि जिन दिनों मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी अरूज पर थी और मुल्क टूटने को था, ऐसे हालात में भी सदर पाकिस्तान आगा मोहम्मद यहिया खान जनरल रानी और दीगर खवातीन के साथ पेशावर वाले बंगले के स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे। राव रशीद लिखते हैं कि मैं ये सब कुछ देखकर सोचता रहा कि अब इन हालात में पाकिस्तान को खुदा के सिवा कोई और नहीं बचा सकता। नंबर 6, सकूते ढाका के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आए तो जनरल रानी का डाउनफॉल शुरू हुआ और जनरल रानी मफरूर इश्तिहारी मुलजमों की तरह जा बचा छुपती फिरती रही। नंबर 7, जनरल रानी बताया करती थी कि जनरल यहिया से मेरी दोस्ती को गलत रंग दिया गया। भुट्टो ने बड़ी चालाकी से हमारे पाकीज़ा जज्बों का मजाक उड़ाया और उसने पाकीज़ा हस्तियों को बदनाम करवाया। मुझे जनरल यहिया के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने को कहा गया, लेकिन मैंने गद्दारी करने के बजाय हमारी दोस्ती को तरजीह दी। इनकार पर मुझे कैदोबंद की सऊबतें तक बर्दाश्त करना पड़ी। नंबर 8, अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी लाहौर में अपने चाहने वालों से पनाह की दरख्वास्त करती रही, लेकिन किसी ने उन पर तरस ना खाया। फिर एक शब वो आगा शोरिश काश्मीरी की दहलीज पर आन खड़ी हुई। जनरल रानी ने शोरिश काश्मीरी की बेगम साहिबा से कहा, मुझे पनाह चाहिए, मैं एक मजलूम खातून हूँ, मुझे जमाने ने धुतकार दिया है। उस मौके पर आगा शोरिश काश्मीरी जनरल रानी से कहने लगे, मैं तुम्हें अपने यहाँ ज्यादा देर तक पनाह नहीं दे सकूंगा। फिर जनरल रानी ने वो रात शोरिश काश्मीरी के घर के अकब में भैंसों के लिए बने एक छप्पड़ के नीचे गुजारी और सुबह होते ही वो चल दी। नंबर 9, जनरल रानी जिस रात आगा शोरिश काश्मीरी के पास पनाह लेने पर मजबूर थी, तब उन्होंने एक तस्वीरी एल्बम उनके सपुर्द की, जिसमें पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और सरमायादारों की खुफिया जिंदगी की तमाम रिकॉर्ड था। शोरिश काश्मीरी वफादार इंसान थे। उन्होंने जनरल रानी से ये कहते हुए सारी एल्बम नजर आतिश कर दी कि इक्तदार से महरूम होने वाले लोगों के ऐब उछालना बुज़दिलों का काम है। नंबर 10, हमारी सियासी तारीख का मुतालिया किया जाए तो इल्म होगा कि अकलीम अख्तर रानी जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान की खासुल खास समझी जाती थी। फिर सबने देखा कि जनरल रानी ने हुकूमती ऐवानों से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक सबको अपना गर्विदा बना लिया। साबिक आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी की किताब
जहान हैरत में जनरल रानी के हवाले से कई किस्से कहानियां तहरीर हैं। ऐसी बहुत सी दास्तानों के सरदार मोहम्मद चौधरी ऐवान सदर की सिक्योरिटी के इंचार्ज होने की बिना पर गवाह थे। बादशाह अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी से इन्वेस्टिगेशन पर भी सरदार मोहम्मद चौधरी को मामूर किया गया था। नंबर 11, सकूत ढाका और सानेहा मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जनरल रानी का मौक़िफ़ था कि भुट्टो ही शरारत की असल वजह था। यहया खान और शेख मुजीबुर रहमान में मुआहिदा तय पा गया था कि यहया सदर पाकिस्तान जबकि मुजीबुर रहमान वजीर आजम होंगे, लेकिन ये सब कुछ भुट्टो को काबिल कबूल ना था। यहाँ पर मैं आपको एक वाकया सुनाती चलूं कि सकूत ढाका के वक्त यहया खान हमारे जबकि मानक शाह भारत के आर्मी चीफ थे। आजादी से पहले दोनों एक ही यूनिट में होते थे। यहया खान ने मानक शाह से 1000 रुपया उधार लेकर मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन तकसीम के बाद दोनों का एक दूसरे से राब्ता ही ना रहा और मानक शाह को उसका 1000 रुपया वापस ना मिल सका। मानक शाह ने अपनी किताब में लिखा, यहया खान ने 1000 में मुझे आधा पाकिस्तान दे दिया। नंबर 12, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऑर्डर्स पर जनरल रानी को नजरबंद कर दिया गया तो उस दौर के प्रेस ने ये खबरें लगाई कि मुजरिमों को माफी दिलवाने वाली जनरल रानी आज खुद नजरबंद हो चुकी है। जनरल रानी ने अपनी नजरबंदी को अदालत में चैलेंज किया और अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के वजीर कानून रहने वाले नामवर वकील SM जफर की खिदमत हासिल की गई। जनरल रानी ये केस जीत गई तो फिर हुकूमत को अदालती हुक्म पर उन्हें रिहा करना पड़ा। नंबर 13, नजरबंदी के दौरान जनरल रानी का टेलीफोन कनेक्शन तक काट दिया गया और अखबारात भी बंद कर दिए गए। उस मौके पर हमीद निजामी के नवाए वक्त ने यह सुर्खी लगाई थी कि रानी जो कभी पाकिस्तान की मलिका थी अपने घर में नजरबंद कर दी गई। नंबर 14, नामी गरामी कानून दान SM जफर ने अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमात में जनरल रानी के नाम से अलग बाब लिखा है। वो लिखते हैं कि जनरल रानी कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। नंबर 15, 90 की दहाई में जब IJI वालों की तोपों का रुख मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जानिब था, तब मोहतरमा की नाजेबा तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई और उनके लिए नामुनासिब नारे लगवाए जाते। उसी दौर में जनरल रानी ने एक अखबारी नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए इसे मकाफाते अमल करार दिया था। जनरल रानी के मुताबिक भुट्टो ने जो अलकाबात मुझे दिए उससे ज्यादा तो उसकी बेटी बेनजीर को मिल रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला का कानून है। नंबर 16, वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की जेल सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफीउद्दीन की तहलका खेज याददाश्तों में भी जनरल रानी के किस्से कहानियां मरकूम हैं। 1965 की जंग के हवाले से लिखते हैं कि तब फौज में अख्तर हुसैन मलिक हीरो थे, जबकि बाकी तमाम फौजी तो जनरल रानियां थे। नंबर 17, 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का खात्मा करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया तो जनरल रानी को भी रिलीफ मिला। 1981 में जनरल यहया खान का भी इंतकाल हो गया। 80 की दिहाई में मनशियात स्मगलिंग के मामले में मुलविस होने की वजह से अकलीम अख्तर रानी एक बार फिर प्रेस का मौजू बनी, लेकिन उन पर यह इल्जाम साबित ना हुआ और उनकी जान खलासी हुई। नंबर 18, साल 1932 में पैदा होने वाले अकलीम अख्तर के वालिद राजा मुजफ्फर हुसैन महकमा ज़राअत के ऑफिसर थे। अकलीम अख्तर सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ सकी। उनकी शादी कम उम्री में एक पुलिस वाले से कर दी गई थी। उनके शौहर चौधरी गुलाम रजा पुलिस में DSP के ओहदे तक पहुंचे। यहाँ पर मैं एक दिलचस्प वाकया आपके साथ शेयर करती चलूं। अकलीम अख्तर अपने शौहर के हमरा मरी के मॉल रोड पर पैदल चल रही थी कि हवा के एक झोंके से उनके चेहरे से नकाब हट गया। शौहर ने यह समझा कि मोहतरमा ने अपना बुर्का जानबूझकर हटाया है, तो फिर क्या था, उसने भरे बाजार में सबके सामने अकलीम अख्तर की बेइज्जती शुरू कर दी। किताबों में तहरीर है कि उस मौके पर अकलीम अख्तर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और 6 बच्चों की मां ने सबके सामने अपना बुर्का उतार फेंका और अपने थानेदार शौहर से बोली, आखिर तुम होते कौन हो इतनी गैरत दिखाने वाले। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मरी मॉल रोड पर अपने शौहर का हद तक आमेज सलूक देखकर मुझे अपने ऊपर काबू ना रहा। मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मैं उस वक्त अपने खाविंद के चेहरे को नोच डालना चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात रोक रही थी कि उस वक्त मॉल रोड पर बहुत भीड़ थी। उसके बाद हालात अकलीम अख्तर रानी को किसी और डगर पर लेकर आए और यहाँ से उनके इक्तदार के मसनद नशीनों से ताल्लुकात बनते गए। नंबर 19, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फरीद अहमद पराचा की कोट लखपत जेल में जनरल रानी से मुलाकात हुई। जनरल रानी ने फरीद पराचा को बताया
میرے پاس بھٹو اور یحییٰ کی ملاقاتوں کی ایک ایسی ریکارڈنگ موجود ہے جو ثابت کر سکتی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار نہ مجیب ہے نہ یحییٰ بلکہ صرف بھٹو ہے۔ جنرل رانی ہمیشہ یحییٰ خان کو سادہ دل اور بھولا بھالا قرار دیتی اور کہتی کہ بھٹو نے مجھے جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ میرے پاس اس کی اور یحییٰ کی گفتگو کی کیسٹ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس نے مجھے آزاد کر دیا تو میں اس کی ریکارڈنگ پوری دنیا تک پہنچا دوں گی، اس لیے وہ مجھ کو قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ خیر، جنرل رانی اور فرید پراچا میں یہ طے پایا کہ جب آپ کو رہائی مل جائے گی تو جماعت اسلامی والے آپ کو پنجاب یونیورسٹی انوائٹ کریں گے تو وہاں آپ وہ خفیہ کیسٹ سب کے سامنے چلا دینا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا اور جنرل رانی نے پراچا صاحب کو رابطے کے لیے اپنی بیٹی عروسہ عالم کا فون نمبر بھی دیا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جنرل رانی کی رہائی سے پہلے ہی غلام مصطفیٰ کھر نے ان کی حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ کروا دی اور یوں جنرل رانی کے پاس خفیہ ریکارڈنگ آج تک منظر عام پر نہ آ سکی۔ نمبر 20، پاکستان ایئر فورس میں اسکواڈرن لیڈر اور نامور بیوروکریٹ ارشد سمیع خان چونکہ یحییٰ خان کے ADC تھے لہٰذا ان کے بھی جنرل رانی سے اچھے مراسم تھے۔ ارشد سمیع کی شادی نورین خان سے ہوئی جو جنرل رانی کی سگی بھانجی تھی، تو جناب اس ناطے سے ارشد سمیع کے بیٹے عدنان سمیع خان جنرل رانی کے نواسے لگتے ہیں۔ نمبر 21، جنرل رانی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی عروسہ عالم جرنلسٹ ہیں۔ جنرل رانی کے نواسے اور عروسہ کے بیٹے فخر عالم سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے جو پاکستان کے مشہور پاپ سنگر اور ہوسٹ ہیں۔ نمبر 22، جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم پچھلے کئی سال سے بھارتی پنجاب کے چیف منسٹر کیپٹن ارمندر سنگھ کی دوست بن کر بھارت میں مقیم ہے۔ بھارتی میڈیا میں خبریں بھی شائع ہوئیں کہ ارمندر سنگھ نے عروسہ عالم سے شادی کر لی ہے، تاہم دونوں شادی کی خبروں سے انکاری ہیں۔ نمبر 23، جنرل رانی نے اپنی زندگی کے آخری سال لاہور میں گزارے اور وہ کینسر جیسی مہلک بیماری سے لڑتی رہی۔ نمبر 24، جنرل رانی نے 1 جولائی 2002 کو اپنی آخری سانسیں لیں اور انہیں مڑیاں قبرستان گارڈن ٹاؤن لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 25، پاکستان میں جنرل رانی کے نام سے فلم بھی بنائی جا چکی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب یہ فلم اناؤنس ہوئی تو اس کے نام کو لے کر پاکستان میں ہلچل مچ گئی۔ فلم کے سکرین پلے رائٹر ناصر ادیب سے پوچھ گچھ ہوتی رہی کہ آپ نے اس فلم میں کیا کچھ لکھا ہے۔ جب یہ فلم سینسر بورڈ کے پاس پہنچی تو سینسرشپ بورڈ نے اس فلم کو نامناسب قرار دے دیا، پھر اس فلم کا نام جنرل رانی سے تبدیل کر کے میڈم رانی رکھ دیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ ناصر ادیب وہی ہیں جن کی لکھی ہوئی فلم مولا جٹ پاکستان میں بے حد مقبول ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ صدر پاکستان جنرل آقا محمد یحییٰ خان کی مکمل بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور بھٹو صاحب کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔